अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सवाल रखा गया है। इसको गौर से पढ़िएगा। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब पहला नंबर इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है 1, सेकंड 5 और द थर्ड वन इज 9 और हमने आगे गेस करना है कि अगला नंबर क्या आना चाहिए। जहन में रखिए, हमने सिर्फ गैस नहीं करना, हमने लॉजिकली उसको प्रूफ भी करना है कि हमने ये क्यों कहा, क्योंकि यही चीज़ डिपेंड कर रही होगी कि आया कि हमारा रिज़ल्ट, हमने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं 1, 5, 9 नेक्स्ट। आपके ख्याल में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए? चलें ऑप्शंस में से देख लेते हैं। ऑप्शंस में उन्होंने दिए हुए हैं 11, 12, 13, 14। अब मेरे जहन में सबसे पहले जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11। उसकी लॉजिक ये है कि 1, 5, 9 यानी कि उन्होंने 1 to 10 तक नंबर्स का पहला डिजिट, दरमियान वाला डिजिट और फिर सेकंड लास्ट डिजिट ये यूज़ किया। इसी तरह नेक्स्ट सीरीज़ में यही होना चाहिए 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39 इस तरह चलना चाहिए। तो 11 हमारा आंसर ठीक होना चाहिए। लेकिन हम देख लेते हैं कोई और लॉजिक तो नहीं बन रही, क्योंकि अगली लॉजिक हो सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर हो। 12 किसी तरीके से आ सकता है 9, 13, 14। हाँ, एक लॉजिक और बन सकती है कि पहले और दूसरे लेटर या डिजिट के दरमियान कितना गैप है। 1 और 5 के दरमियान कितना गैप है? 3 का नहीं मेरा बेटा, 4 का गैप है। 1 और 5 के दरमियान 4 का गैप है। तो 5 और 9 के दरमियान कितने का गैप है? 4 का। यानी कि 5 + 4 = 9, 1 + 4 = 5, तो 9 + 4 = 13। तो इस लॉजिक के साथ हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर करेक्ट है। जी मेरा बेटा, आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये शख्स जो कि आया और पहले ही हमसे सवाल पूछने लग गया और आंसर दे दिया, अपना तारुफ नहीं करवाया, सब्जेक्ट का तारुफ नहीं करवाया। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझ चुके होंगे ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो मेरा बेटा, आप में से जो समझ चुके हैं वेल, और जो नहीं समझ चुके उन सब के लिए दिस इज़ आवर लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट। न्यूली एडिड सब्जेक्ट है NMD कैट के अंदर, लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात है बेटा। दाखिला के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे बीसियों, दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों ये चीज़ें, ये क्वेरीज मिलती हैं कि पूरे पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट के, वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठे हैं। उनकी परेशानी की असल और मेन वजह ये है कि एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, और सिर्फ ऐड नहीं कर दिया गया, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उन्होंने 12 साल की उम्र तक किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा, इस टाइटल के अंदर नहीं पढ़ा। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सब्जेक्ट आप हमेशा पढ़ते आए हैं, ये सब्जेक्ट आप हमेशा पढ़ते भी आए हैं, आप इस सब्जेक्ट से बखूबी वाकिफ़ भी हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बिल्कुल भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट इंतहाई आसान, इंतहाई आसान, इंतहाई आसान है। ये इतना आसान है कि ये एक खेल की तरह है, एक स्पोर्ट्स की तरह है कि जैसे बच्चे होते हैं, आप भी हमारे अभी बच्चे हैं। मुझे पता है कि फ़िलहाल आप खेलों में टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने डॉक्टर बनना है, आपने MBBS में एडमिशन लेना है, आपने अपने डिज़ायर्ड मेडिकल कॉलेज, डिज़ायर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इसलिए आप इस वक्त अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। लेकिन आपने, आपके दोस्तों ने, आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गेम्स ज़रूर खेली होंगी, जिसमें से सबसे अहम एक मैं एक जुमला बोलूँगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस बात को क्लिक कर जाएंगे। वो जुमला है थड़े उत्ते थड़ा। पंजाबी में बोल रहा हूँ, जो लोग पंजाबी हैं वो तो बिल्कुल समझ जाएंगे ना। थड़े उत्ते थड़ा, उत्ते लाल कबूतर खड़ा। ये एक रिडल है, ये एक पहेली है। पहेलियाँ बुझवाने का काम बचपन से चलता है, बड़े होने तक चलता है। तो ये एक पहेली है, इसका आंसर बहुत से लोगों को पता है, जिनको नहीं पता तो मैं ज़्यादा देर किए बगैर इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। ये है दिया। दिया होता है ना, रोशनी का दिया।
जो कि अक्सर जगहों पे मज़ारात पे भी जल रहा होता है, घर पे भी जलाया जाता है। जब लोड शेडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था तो दिया जलता था, मोमबत्ती जलती थी, फिर यूपीएस आ गए और ये सारे मामलात। तो थड़े उते थड़ा यानी कि एक बेस, ऊपर बेस, उसके ऊपर लाल कबूतर खड़ा, मतलब कि वो लाल उसकी जो लो जलती है, जो उसकी आग जलती है, उसको कहते हैं। तो ये रिडल है, ये पहेली है, ये हम बुझवाते होते थे। तो सिर्फ इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई ऐसी पहेली नहीं है। हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें बिल्कुल आपको समझ आएगी कि ये सिर्फ पहेलियां हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये खेल है, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है, और ईजी होने के साथ साथ ये बड़े फ़ायदे का भी है, क्योंकि ये ईजी है। और इसमें से आपके NMD कैट का पोर्शन कितना आना है? 10 MCQs, टोटल 10 क्वेश्चंस आपके जो आने हैं NMD कैट के, वो लॉजिकल रीजनिंग के आने हैं। इसके अलावा 200 MCQs आएंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को मिलाकर 200 आएंगे, और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में से 10 क्वेश्चंस आएंगे। और ये आपका तकरीबन 4.75% के राउंड अबाउट NMD कैट का पोर्शन बनता है, यानी कि आपके NMD कैट पोर्शन का 4.75% पोर्शन सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सिमिलर और सेम सब्जेक्ट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का पता है। तो बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ये बात गलत है। इसको मैं यहाँ पे भी काटूंगा, इसको मैं ऐसे भी कट करूँगा। इसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल भी सेम सब्जेक्ट नहीं है। आप अपना NMD कैट का जो PMC के सिलेबस आया हुआ है वो निकाल कर देखें, उसके अंदर भी ये बिल्कुल डिफरेंट अलहदा से सब्जेक्ट काउंट हुआ है, और उसके अलावा ये सब्जेक्ट है ही बिल्कुल मुख्तलिफ। इसकी काउंटिंग्स, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अलहदा आएंगे, इसकी तैयारी अलहदा होगी। तो उसी के सिलसिले में तैयारी करवाने के लिए आपके सामने मैं डॉक्टर हाफिज़ हमज़ा, इसकी तैयारी हम करेंगे नहायत आसान तरीके से, नहायत फ़न वे में इंशाल्लाह। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थक जाएं, आपका दिमाग थक जाए, क्योंकि दिमाग ज़रूर थक जाता है। दिमाग का जो वर्किंग टाइम है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, वो कितना है बेटा? 25 मिनट्स। हम कितने भी गौर से और कितने भी जोश से और कितने भी होश से काम करें, कोई भी काम हो, हमारा काम क्या है? हमने पढ़ना है। हमारा काम पढ़ना है, हम इसको 25 मिनट से ज़्यादा उतनी ही एफिशिएंसी 100% या मैक्सिमम एफिशिएंसी से नहीं पढ़ सकते। हमें चाहिए कि हम हर 25 मिनट्स के बाद ब्रेक लें। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जब आप एक दिन में एक सब्जेक्ट कर रहे हों, या जब आप एक दिन में हर सब्जेक्ट का क्वार्टर सिलेबस कर रहे हों, या जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थक जाएं, ये नहीं हर 25 मिनट्स के बाद, जब आप बिल्कुल थक जाएं तो आप लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करना शुरू कर दें। इससे एक तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, और दूसरा आपका दिमाग वर्किंग पे भी रहेगा, और आपके लिए ये एक फ़न वे होगा। ठीक है, फ़न वे भी हो जाएगा और आपका 10 क्वेश्चंस तैयार भी हो जाएंगे। 25 मिनट्स का मैंने आपको बता दिया। टोटल आपके MCQs 200 और 10 हैं, जिसमें से 10 MCQs लॉजिकल रीजनिंग के हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि मैंने आपको ये वाला एक क्वेश्चन दिखाया कि ये क्वेश्चन नहायत ही मुश्किल है, किसी से भी सॉल्व नहीं हो सकता। इतना मुश्किल अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो पता नहीं कैसे हम डॉक्टर बन पाएंगे। हरगिज़ नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हलवा हैं, जो आपके सामने तैयार करके 10 के 10 क्वेश्चंस ऐसे प्लेट में दे दिए गए हैं कि ये लिए आपके फ्री के नंबर हैं। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं, निहायत आसान। बेटा आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। मुझे पता है आप में से सबका ये प्रॉब्लम है कि सर नया सब्जेक्ट है, हमें नहीं पता तैयारी कहाँ से करनी है। सर नया सब्जेक्ट है, हमें नहीं पता किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सर नया सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या होगा। सर नया सब्जेक्ट है, कैसे होगा, कोई पता नहीं है। मैं आपको बेटा इस बात की गारंटी देता हूँ कि निहायत आसान
निहायत आसान ये सब्जेक्ट है और इसी तरह आपने इसकी फ़िक्र सबसे कम करनी है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ आपको कि फ़िक्र सबसे कम करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इसकी फ़िक्र करनी ही नहीं है या इसको पढ़ना ही नहीं है। नहीं, आपने इसको पढ़ना है और ये जो आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताने हैं इनको फॉलो करते हुए पढ़ेंगे और पढ़ना किनको है, इन 6 पॉइंट्स को। तो आपका ये वाला सब्जेक्ट इंशाल्लाह 10 MCQs आउट ऑफ 10 MCQs सही होंगे, आपके बिल्कुल ठीक होंगे। इनमें से एक भी MCQ किसी मेरे स्टूडेंट का गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। उसकी वजह क्या है, PMC ने जो सिलेबस अनाउंस किया है उसमें उन्होंने 6 कैटेगरीज अनाउंस की हैं। ये वो 6 कैटेगरीज हैं, मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग नंबर 1, नंबर 2 लेटर एंड सिंबल्स, नंबर 3 लॉजिकल डिडक्शन, नंबर 4 लॉजिकल प्रॉब्लम्स, नंबर 5 कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर 6 कॉज एंड इफेक्ट। इन 6 कैटेगरीज में से क्वेश्चंस बनेंगे और वही 6 कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपके NMD कैट के फाइनल में आएंगे। लिहाजा हमने तैयारी सिर्फ इसी में रहकर करनी है। आपको बाज़ार से, आपको मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से जो किताबें, जो लेक्चर्स मिलेंगे, मैंने भी उनकी तसल्ली की है, छानबीन की है। जैसे ये सब्जेक्ट अनाउंस हुआ मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स, मुख्तलिफ किताबों, मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ जो इसका मवाद है, जिसका हेल्पिंग मटेरियल है, वो नहायत ही वसी है। वो इन 6 कैटेगरीज पे मबनी नहीं है, वो बिल्कुल वास्ट है। तो हमने उधर नहीं जाना, हमने सिर्फ इसी 6 कैटेगरीज में रहना ताकि हम अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और हमारी तैयारी भी मुकम्मल हो जाए। तो बेटा दाखिला के प्लेटफॉर्म से आपकी ये तैयारी इन 6 कैटेगरीज और इन 3 पॉइंट्स के अंदर रहकर हम करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी हम क्वेश्चन हल करेंगे इन 6 कैटेगरीज के होंगे और वो सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे लिखा जाऊँगा, लिख के दूंगा मैं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी आपने कोई भी काम हो दुनिया का, पढ़ने के साथ साथ कोई भी काम हो, उसकी बेसिक्स समझे बगैर, दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी काम हो उसकी बेसिक्स समझे बगैर आपने उसके अंदर छलांग नहीं लगानी और उसको एडवांस लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। सबसे पहले बेसिक लेवल, तो बेसिक लेवल में सबसे पहले क्या आता है, डेफिनेशन। जी बेटा, डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की किसी को डेफिनेशन आती हो? जी, जिसको आती है बहुत बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आती, हम सब मिलके जिनको आती है वो भी एक नए तरीके से एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसको लंबा, इसको मुश्किल, इसको इस तरह का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल इजी पढ़ना है। तो बड़ी डेफिनेशन हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको मैं ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा कि आपको कहीं भी ऐसी डेफिनेशन नहीं बताई जाएगी। सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। सो चलते हैं इस तरफ। लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है बेटा, मैं आपको ना 3 मेन वर्ड्स बताऊंगा। सबसे पहला वर्ड एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग एक एबिलिटी है। अच्छा, किसकी एबिलिटी है, किस लिए एबिलिटी है? एबिलिटी ऑफ होम, एबिलिटी फॉर व्हाट? ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी तो आप जानते हैं क्या होता है, आपकी काबिलियत, आपकी महारत, आपका जो कि आपकी इस काबिलियत है कि आप इस चीज़ को कैसे आगे लेके चलते हैं, एबिलिटी। अच्छा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। जवाब की तरफ नहीं भागना, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है। इसमें जैसे कि ये कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे 5 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग लाजमी है। किसकी? सिनेरियो की। जो लेटर एंड सिंबल्स हैं इसमें सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन आपको लेटर एंड सिंबल्स के पीछे एक बड़ा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है बेसिक लेवल पे। टेंशन नहीं सिर्फ बेसिक लेवल की। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपने उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, तो उसकी एबिलिटी। कोई मुश्किल बात, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड, अगली बात लिखने लगा हूँ, इस बात में सारी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। मैंने आपको कहा था 3 वर्ड्स, पहला वर्ड एबिलिटी, दूसरा वर्ड अंडरस्टैंड, तीसरा वर्ड ये रहा।
वर्क थ्रू, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क थ्रू, ये आपकी डेफिनेशन। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो गए फिर से, लेकिन बेटा यही काम हमने ख़त्म करना है। क्या कि परेशानी नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, फिक्रमंद नहीं होना। कोई भी बात है उसको समझेंगे, आगे चलेंगे। उधर ही परेशान होकर बैठे रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया मेरा बेटा। वर्क थ्रू का क्या मतलब है, हमने इसके ऊपर क्या किया? सबसे पहले हमने इसको अंडरस्टैंड किया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा था सबसे पहले आपके सामने। हमने सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद इसके ऊपर हमने वर्क किया। वर्क क्या किया? पहले हमने एक लॉजिक लगाई, उसके बाद हमने दूसरी लॉजिक लगाई, तीसरी लॉजिक लगाई। उसकी वजह क्या थी और उस प्रोसेस को कहते क्या है? उसी को तो कहते हैं इसके ऊपर वर्क करना। उसी को तो मैंने लिखा है यहाँ पे, वर्क थ्रू। वर्क थ्रू का क्या मतलब होता है? इसके अंदर से हमने काम किया है, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, कोई पीछे हमने बात नहीं छोड़ी। इसी को कहते हैं वर्क थ्रू, और यही आपकी मुकम्मल डेफिनेशन है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क थ्रू, दुनिया की किसी जगह पे आपको इतनी शॉर्ट डेफिनेशन लॉजिकल रीजनिंग की नहीं मिलेगी। दाखिला के प्लेटफॉर्म पे आपको इसी तरह शॉर्ट, सिंपलेस्ट, ईजीएस्ट और आपकी दिमाग और आपके लेवल के मुताबिक पढ़ाया जाता है बेटा। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, अभी फ़ोन उठाएं, अभी कॉल करें। दाखिला का नंबर आपके सामने, आपको पता भी है, नहीं भी पता नीचे आ भी रहा होगा। दाखिला का यूट्यूब चैनल, उधर जाके कमेंट्स करें। दाखिला का फेसबुक पेज, उधर जाके कमेंट करें। हमें मैसेज करें, हमें सिम पे मैसेज करें, हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सएप करें। आपके हर सवाल का, सिर्फ इसी लॉजिकल रीजनिंग के सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ टीचर्स हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, इंजीनियर साहिबान हैं, PhD डॉक्टर्स हैं, तो आपको वो जवाब देंगे। हमने इस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ओपनिंग की, कहाँ से? एक क्वेश्चन दिया आपको, हमने वो क्वेश्चन मिलके सॉल्व किया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, इस सब्जेक्ट का हमारे NMD कैट से क्या ताल्लुक है और उसमें से कितना पोर्शन आना है, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये इजी है या डिफ़िकल्ट है, तो हमने साबित किया कि ये इजी है। इसी तरह के और भी सवालात आगे आपको मैं डिस्कस कराऊंगा। उसके बाद जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम अपना प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ भी जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि ये इजी है। फिर हमने क्या देखा कि इसकी ये 6 कैटेगरीज हैं, हमने इन 6 कैटेगरीज के अंदर रहना है, कहीं और नहीं भटकना। भटकने से क्या होगा? हमें और चीज़ें तो आ जाएंगी, लेकिन हम अपने गोल से साइड पे हो जाएंगे। देखें बेटा, ये आपका गोल है, मिसाल दे रहा हूँ, ये आपका गोल है। गोल क्या है? डॉक्टर। आपने क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तो अब आप खड़े हैं यहाँ पे। अब आप डॉक्टर बनने के लिए दो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप ऐसे पहुँचे अपने गोल की तरफ। दूसरा ऑप्शन, आप पहुँच तो जाएं लेकिन 1 साल रिपीट करें, ठीक है? रिपीट करने के बाद आप मुख्तलिफ अगले साल और बुक्स पढ़ें, तीसरे साल जाके आप डॉक्टर बन जाएं। दोनों पहुंच तो वहीं रहे हैं, लेकिन बेहतर क्या है कि पहले साल में आप डॉक्टर बन जाएं। तो पहले साल में डॉक्टर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी डायरेक्शन सीधी रखें। तो अपनी डायरेक्शन सीधी रखने के लिए ये बात आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि बेटा आपने कन्फाइंड रहना है। मैं आपको निशान लगा कर दे रहा हूँ, ये देखें, आपने कन्फाइंड रहना है इसी 6 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है बेटा? चलें मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं आपको सही तौर पर, वाज़े तौर पर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये 3 पॉइंट्स निहायत ज़रूरी हैं। जी बेटा, मैं आपको बता रहा था कि ये 3 पॉइंट्स कितने अहम हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले, अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपने अभी अपना फ़ोन उठाना है, आपने अभी अपना फेसबुक खोलना है, इंस्टाग्राम खोलना है, लिंक्डइन खोलना है, यूट्यूब पे जाना है। कमेंट करें, हमें मैसेज करें, हमें डायरेक्ट कॉल करें, व्हाट्सएप करें। कोई भी आपकी क्वेरी है वो हम तक पहुंचाएं, आपका फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। ना सिर्फ ये कि लॉजिकल रीजनिंग, बल्कि आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, आपका तीसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, इंजीनियर्स मौजूद हैं। आपका जो भी सवाल होगा फ़ौरन आपको रिप्लाई दिया जाएगा।
तो आपने बिल्कुल भी पीछे होकर नहीं बैठना। आपका जो भी क्वेश्चन है, आप कोई भी क्लैरिटी चाहते हैं, आप करियर काउंसलिंग चाहते हैं, आप किसी भी तरह से आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, फ़ौरन कॉल उठाएं, हमारी टीम 24/7 लाइव बैठी हुई है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन 3 पॉइंट्स की तरफ। ये 3 पॉइंट्स मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ये भी वो 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस बनाकर हमने पूरी लॉजिकल रीजनिंग जितनी भी हम इसको सॉल्व करेंगे वो सारे इसी पे होंगे। नंबर 1, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट और आपके लिए हो सकता है कि नई बात हो वो लिखने जा रहा हूँ, और हो सकता है कि आपको लगे ये जुमला ही गलत है, तो ध्यान से बैठिएगा, देखिएगा, रीड विद योर, अच्छा आपके जहन में क्या आता है? रीड विद योर अटेंशन, रीड विद योर माइंड, रीड विद योर टंग। आवाज़ से, जो कहते हैं कि आवाज़ से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, नहीं बेटा, आवाज़ से नहीं पढ़ना। पेपर के दौरान आवाज़ से पढ़ोगे तो आपको जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको रोक देगा। तो आपने क्या करना है? रीड विद योर पेंसिल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपने उसको साथ साथ लिखते जाना है, और ये नहीं करना कि सर ने कहा था लिखना है, सर ने कहा था, डॉक्टर हाफिज हमजा ने कहा था कि लिखना है जो भी सवाल होगा, तो हम बैठ के, मैंने इधर जैसे ये सवाल लिखा हुआ है तो आप बैठ के पूरे की पूरी स्टेटमेंट कॉपी करें और फिर उसको सॉल्व करें। ऐसा भी नहीं करना, आपका टाइम ज़ाया होगा। और जो भी आपका पेपर लेने वाले लोग होते हैं उनका मेन गोल यही होता है कि क्योंकि छांटी करनी होती है उन्होंने, अच्छे स्टूडेंट और जो थोड़े से उससे वीक स्टूडेंट हैं उनकी छांटी करनी है ताकि अच्छे स्टूडेंट को डॉक्टर बनाया जा सके। तो वो छांटी कैसे करते हैं? वो कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो मुश्किल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जो कि होते इजी हैं, लेकिन उन्होंने कान को इधर से पकड़ने की बजाय, इधर से पकड़ने की बजाय ऐसे घुमा के यहाँ से पकड़ा होता है, और स्टूडेंट इस बात को समझ नहीं पाता और वो अपना टाइम इसी पे ज़ाया कर देता है। जिस स्टूडेंट के पास 40 से 45 सेकंड थे एक सवाल हल करने के लिए, वो 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट एक सवाल पर अगर वेस्ट कर देगा, क्योंकि अगर वो 3 मिनट तक उस सवाल पर जाएगा उसके बाद भी उसको आंसर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो वेस्ट हो चुके हैं। जब उसने 3 मिनट वेस्ट कर दिए हैं या इससे कुछ ज़्यादा या इससे कुछ कम, तो उन 3 मिनट वेस्ट करने का मतलब है कि आपके 4 से 5 सवालों का टाइम और गुजर गया, वो भी वेस्ट हो गया। अब आप कैसे मैनेज करेंगे? अब आपको मज़ीद जो अगले सवालात हैं उनमें से टाइम बचाना पड़ेगा ताकि आप जो आपके 3 से 4 से 5 MCQs का टाइम वेस्ट हुआ है उसके साथ आप कोप अप कर सको। तो सबसे पहली उनकी यही होती है कि कुछ सवालात मुश्किल दिए जाएं, सारे नहीं आते बेटा आपका, बल्कि मैं इधर से वाजे कर देता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल। 2 सवाल लॉजिकल रीजनिंग का बता रहा हूँ, आपके आएंगे इजी, ठीक है। फिर आपका 6 क्वेश्चंस आएंगे मीडियम लेवल के, और सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे। तो हम इन तीनों तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेटा, इजी को भी, मीडियम को भी और डिफ़िकल्ट को भी। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मीडियम की तरफ हम ज़्यादा जाएंगे, बहुत इजी भी डिस्कस करेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि सर ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ये वो सिलेबस है जो अनाउंस्ड है, किसकी तरफ से? पीएमसी की तरफ से। पीएमसी ने खुद कहा है कि आपका जितना भी एनएमडी कैट है उसमें से 20% पोर्शन इजी होगा, 20% पोर्शन डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन 60% पोर्शन ऐसा होगा जो कि मीडियम लेवल का होगा। तो आपने इस बात को भी जहन में रखना है। अच्छा, टाइम की बात हो रही थी, टाइम आपने बचाना है। रीड विथ योर पेंसिल, हर सवाल को नहीं, वो सवाल जो लॉजिकल रीजनिंग का हो सकता है, वो सवाल जिसकी स्टेटमेंट लंबी है, आगे स्टेटमेंट लंबी वाला भी डिस्कस करता हूँ। लंबी स्टेटमेंट का आपने की पॉइंट्स लिख लेने हैं। अच्छा, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई, 4 मेन पॉइंट्स हैं, आपने लिख लिए, आपने उस सवाल को छोटा कर लिया। आगे डिस्कस करता हूँ। रीड विथ योर पेंसिल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह आपने फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बड़ी दे दी है उन्होंने, नहीं समझ में आ रहा। इसी तरह कोई और इंग्लिश का जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर भी उन्होंने इतना सारा कुछ लिखा होता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लिखने में ज़रा तेज़ हैं, फुर्तीले हैं, तो आपको चाहिए कि आप वो पैराग्राफ के भी मेन पॉइंट्स लिख लें। अगर लिख नहीं सकते तो अंडरलाइन कर लें, लेकिन अंडरलाइन का आपके पास अभी हो सकता है कि कोई ऑप्शन ना हो। क्यों? क्योंकि अब आपका पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड में आप पेंसिल से तो अंडरलाइन नहीं कर सकते। अब
उन प्लेटफॉर्म का अगर वो ऑप्शन देते हैं अंडरलाइन का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते तो आप किसी भी तरह अंडरलाइन नहीं कर सकते। तो आपके पास बचता क्या है, आपके पास रफ पेपर मौजूद है, सॉल्व करें। रीड विथ योर पेंसिल, पेंसिल से हमेशा राइट करते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ रीड विथ योर पेंसिल, इसका मतलब यही है कि रीड करते हुए राइट करें अपनी पेंसिल के साथ, और ये जुमला गलत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को अपने पल्लू के साथ बांध लेंगे, अपने बटवे में डाल के जेब में रख लेंगे, आप अपने दुपट्टे के साथ बांध लेंगे, पल्लू के साथ बांध के रख लेंगे। ठीक है, ये इंतहाई अहम पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इसी की तरह इंतहाई अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस करना बेटा। आप सोच रहे होंगे कि सर फोकस तो हम करते हैं, फोकस तो करना ज़रूरी है, हमें भी इस बात का इल्म है, तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि हर चीज़ पे फोकस नहीं करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप हर एक वर्ड पे, हर एक लाइन पे फोकस नहीं करेंगे। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने जैसे पहले जिक्र किया, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम टाइम टाइम, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। टाइम को बचाना है आपने। डॉक्टर बनना है तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करना है? फोकस ऑन, ये क्या होता है? पढ़ा देखा होगा आपने, क्यू, क्यू का मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। समझ रहे हैं? इस बात को फॉलो किया आपने? फोकस ऑन क्वेश्चन पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सर इसका क्या मतलब? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ही तो होता है, क्वेश्चन का कोई स्पेसिफिक पार्ट थोड़ी ना होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आगे हम, जैसे कि मैंने 1 2 3 आपको समझाने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए ये 3 सवाल लिखे हैं ऑलरेडी, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह बड़ी स्टेटमेंट के सवाल भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि सारा क्वेश्चन नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मैंने ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? अगर इसको पढ़ लिया या इसको नोट कर लिया या इसको फोकस कर लिया, असल पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, फोकस, तो टोटल पीपल हमने फाइंड क्या करना है? टोटल पीपल। तो हमने फोकस कहाँ पे आ गया? क्वेश्चन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये इंतहाई ज़रूरी है। बच्चे यहीं पे मार खाते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं, किसी और तरफ फोकस करते रहते हैं, कोई और सिनेरियोज कलापे मिलाते रहते हैं ज़मीन और आसमान के, लेकिन उनको फाइनली ये पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैंने आंसर किस चीज़ का करना है। जब आपको इस क्वेश्चन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस नहीं होगा तो आप इन 4 में से कैसे ढूंढ लेंगे कि मेरा आंसर क्या है? आपके जहन में तो क्वेश्चन ही कुछ और हो सकता है, तो उसके मुताबिक तो इनमें से आंसर हो सकता है कोई भी ना हो, फिर तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा। इस पे नहीं करना, आपने हमेशा फोकस करना है किस पे? क्वेश्चन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसके अलावा नेक्स्ट पे एक ऐसी बात लिखने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको कभी ना बताई गई हो। सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का क्या मतलब है? चलें, ये 2-3 पॉइंट्स में यही सवाल मेरी नज़र के सामने आ रहा है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अभी ये 3 पॉइंट्स मुकम्मल नहीं हुए, इसकी तरफ हमने वापस आना है और पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलें आए बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन में? सबसे पहले आपने रेडी होना है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। आई एम इन लाइन, मैं एक लाइन में मौजूद हूँ। हो सकता है उसमें बैठा हूँ, हो सकता है उसमें खड़ा हूँ, लेकिन आपको इस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता जो कि आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन से बाहर का हो। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में ये नहीं बताया गया कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, तो आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। मेरा मुंह लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, मेरा मुंह फ्रंट पे है, मेरा मुंह बैक पे है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आई एम इन लाइन 36 फ्रॉम लेफ्ट, एक लाइन बनी हुई है, उसमें लेफ्ट साइड से मैं कितने नंबर पे खड़ा हूँ? 36वें नंबर पर। 36वें नंबर पे अगर मैं खड़ा हूँ तो उसने अगला सिनेरियो क्या दिया हुआ है? राइट साइड से मैं 75th नंबर यानी कि 75वें नंबर पे खड़ा हूँ। सवाल क्या पूछा उसने? ये नहीं पूछा कि मेरी इस साइड पे कितने लोग हैं, मेरी इस साइड पे कितने लोग हैं, या मैं कुछ भी ऐसा सवाल नहीं है। आपने सिर्फ फोकस कर लेना है इस पोर्शन पे। इस पोर्शन को मैं अंडरलाइन, टोटल पीपल, उसने ये पूछा है कि मुझ समेत इस लाइन में
टोटल पीपल कितने हैं, तमाम लोग इस लाइन में, उनको हमने जमा करना है, आंसर बताना है। तो आप में से बहुत से लोग, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स बहुत होशियार हैं, उन्होंने जल्दी से कैलकुलेशन किया और सही आंसर दे दिया है माशाल्लाह। उन्होंने क्या किया, सिंपल इट इज, 75 एक तरफ, 36 एक तरफ, चलें जी कितना हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा खूबसूरत 111 आंसर माशाल्लाह। लेकिन बेटा ये गलत है जवाब आपका, ये जवाब इसका ठीक नहीं है। आइए चलते हैं लॉजिक की तरफ, लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड के क्या बाद क्या करना है, वर्क थ्रू। चलें वर्किंग थ्रू की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि उसने बताया कि 36वें नंबर पे एक साइड पे, 75वें नंबर पे एक साइड पे। अभी एक पॉइंट जो मैंने कहा था, इधर हम वापस आ रहे हैं, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, इस सारे सिनेरियो को सिंपलीफाई कर दें, लाइन को छोटा कर दें। कितने लोग हैं, 75 और 36, आप इसको छोड़ दें, एक तरफ कर दें 3, एक तरफ कर दें 7, सिंपल हो गया। टोटल कितने बन गए, 11। ये एक आम लॉजिक की बात बता रहा हूँ, तो ये सिंपलीफाई हो गया। इसी तरह इसको कहते हैं सिंपलीफाई प्लस मॉडिफाई। मैथ आपने पढ़ी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैथ बेसिक लेवल पे भी नहीं आती है, आपने मैट्रिक तक मैथ पढ़ी है मेरा बेटा। तो मॉडिफाई और सिंपलीफाई में एक फ़र्क होता है छोटा सा। जैसे अगर मैं कहता कि सिंपलीफाई, सिंपलीफाई का मतलब होता कि आपने इन दोनों को 10 से डिवाइड किया तो क्या बनता, 3.6 7.5। मॉडिफाई का क्या मतलब है, मैंने इधर मॉडिफाई क्यों लिखा है, मॉडिफाई का मतलब है कि आपने इसको अपनी सहूलत के मुताबिक समझने के लिए ईजी भी कर लेना है, इसको मॉडिफाई भी कर लिया है। जिसको मैथ की ज़ुबान में, मैथ की लैंग्वेज में अगर सोचें समझें पढ़ें तो क्या कहते हैं, राउंड अबाउट। ठीक है बिल्कुल। अच्छा चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, रीड विथ योर पेंसिल, रीड विथ योर पेंसिल हो गया। नेक्स्ट पे फोकस ऑन क्वेश्चन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमने फोकस किया। नेक्स्ट पे सिंपलीफाई प्लस मॉडिफाई, हमने सिंपलीफाई प्लस मॉडिफाई कर लिया। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। लेकिन इस आंसर में एक चीज़ हमने इनपुट, इनपुट समझते हैं किसी चीज़ के कोई चीज़ जिसको फ्राहम करना, एनर्जी इनपुट देना, तो इसको इनपुट हमने एक और देनी है। वो कौन सी देनी है, वो देनी है लॉजिकल रीजनिंग। नंबर 1 इधर पुट किया, नंबर 2 इधर पुट किया, नंबर 3 इधर पुट किया, उसके बाद असल चीज़ पुट करनी है हमने यहाँ से ला के लॉजिकल रीजनिंग। ये रीजनिंग जब पुट करेंगे तो आपके पास बेहतरीन आंसर आ जाएगा। देखें मेरे पास 11 बंदे हैं टोटल इस लॉजिक के तहत, लेकिन 11 है नहीं। देखें इसका ये मतलब है कि मैं एक तरफ से तीसरे नंबर पे खड़ा हूँ और दूसरी साइड से 7वें नंबर पे। चलें मैं इस तरफ से खड़ा हूँ 7वें नंबर पे, तो मेरे इस तरफ कितने लोग हुए, 6 लोग। 6 लोग इस तरफ खड़े हैं, मैं 7वें पे खड़ा हूँ। इस तरफ कितने लोग हैं, इस तरफ से मैं खुद कितने नंबर पे हूँ, तीसरे नंबर पे। तो जैसे इस तरफ मेरे 6 लोग थे और मैं 7वें पे था, इसका मतलब इस साइड पे अगर मैं तीसरे पे हूँ तो मेरे इस तरफ कितने लोग होंगे, 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। तो 6 इस तरफ, 2 इस तरफ, तो 6 इस तरफ और 7वां कौन, मैं, और इस तरफ कितने, 2। तो इसका मतलब कि ये हमारा आंसर कितना बनेगा, 7 + 2 9। आपका सही आंसर 9। यहाँ पे सही आंसर 10 नहीं है, ये लें मैंने पहले ही काट दिया, 10 इसका सही आंसर नहीं है। 3 + 7 नहीं करना, इसका एक और फार्मूला आपको दे देता हूँ। इस तरह का कोई और सवाल आए, आपने कैसे सॉल्व करना है, जितना भी कोई भी वैल्यू आ जाए, 36 है, 36 + 75 - 1 = टोटल पीपल। समझ आई इस बात की, क्या पूछा उसने, क्या कहा, हमने कैसे सॉल्व किया। इस तरफ से उसने इतना बताया, इस तरफ से उसने इतना बताया, वो बताता 1036, 2075, इतने नंबर पे हम खड़े हैं। तो आप
काउंट करने लग जाते हैं क्या? नहीं, काउंट नहीं करना, सिंपल फार्मूला बता दिया आपको, दोनों को प्लस करें, उसमें से एक माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ गया। अब एक माइनस क्यों करना है? सिर्फ रट्टा नहीं मारना आपने, इसकी आपके पास लॉजिक होनी चाहिए। माइनस क्यों किया? अभी आपको मैंने समझाया, मैं 7वें पे खड़ा हूँ, इस तरफ 6 बंदे खड़े हैं, इधर से मैं तीसरे पे खड़ा हूँ, इस तरफ 2 बंदे खड़े हैं। तो अगर मैं दोनों को अपनी तरफ प्लस कर दूं, जैसे कि 6 और मैं 7वें पे खड़ा हूँ, तो मैंने 7 इधर से काउंट कर लिए, और इधर से 2 खड़े हैं, मैं तीसरे पे खड़ा हूँ, 3 इधर से काउंट कर लिए, तो हमारी ये लॉजिक के मुताबिक 10 बनते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो मैंने अपने आप को एक ही दफ़ा काउंट करना है, लेकिन इसमें उसने 2 दफ़ा काउंट किया हुआ है। कैसे? कहा उसने कि इधर से 36वें नंबर पे कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूँ। इधर से 75वें नंबर पे कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूँ। तो दोनों दफ़ा मैं काउंट हो गया, जबकि मैं तो एक ही दफ़ा खड़ा हूँ। तो मैंने एक दफ़ा काउंट होने के लिए एक इसमें काउंट हो गया, एक इसमें काउंट हो गया, यानी कि 2 दफ़ा काउंट हो गया। इसका मतलब मैंने एक दफ़ा माइनस क्यों किया है? ताकि मैं जो एक दफ़ा एक्स्ट्रा काउंट हो गया हूँ उसको माइनस कर दूँ और आंसर मेरे पास ठीक आ जाए। ये उन्होंने पूछा बेटा टोटल पीपल कितने थे, हमने इस तरह आपको बता दिया। वो इसको कुछ और भी बता सकता था। अच्छा चलें पहले आंसर तो बताएं इसका, टोटल पीपल कितने हुए? 36 प्लस 75 111 माइनस 1, आपके पास आंसर आ गया 110। ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर वो इसको किसी और तरीके से पूछ लेता, वो पूछ लेता कि मैं एक तरफ लाइन की 75वें नंबर पे खड़ा हूँ, लाइन में टोटल 110 बंदे खड़े हैं, बताए कि लाइन की दूसरी तरफ कितने बंदे खड़े हैं। इसमें आपका आंसर कुछ और होना था। अगर वो ये सवाल पूछता कि बजाय बताएं लाइन की दूसरी तरफ से आप कितने नंबर पे खड़े हैं, तो आंसर कुछ और होना चाहिए था। इसी लॉजिक पे बेस करके ये आंसर आप ढूंढ लेंगे मेरा बेटा। अब ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, इन 3 पॉइंट्स को मैंने एक ही सवाल पे लागू किया, सही जवाब आपको निकाल के दिया। इसी तरह आपने चलते रहना है, इसको देखते रहना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपके सामने ये 3 पॉइंट्स लिखे, फिर उनको मैंने जस्टिफाई किया एक क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर, उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये तरीका काम करता है। इसी तरह हमारे पास 2 और सवाल लिखे हुए हैं, हमने इन दोनों सवालों को सॉल्व करना है। अच्छा, इनडायरेक्टली मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ इन सवालों की मद में, वो ये कि इस तरह के सवालात आते हैं। सिर्फ यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको मैं इसके साथ साथ ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इस पे कैसे पूरा उतरते हैं, ये इस पे कैसे पूरा उतरते हैं, और आपने सॉल्व करने का तरीका ये है। आपने इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। मैंने पहले भी आपको बताया है बेटा, मार्केट में मुख्तलिफ बुक्स अगर आपने पढ़नी है तो कोई अच्छी बुक जिसके अंदर इन कैटेगरीज़ का शुमार किया गया हो, सिर्फ वही पढ़ें, जो कि इस वक्त तक मुझे तो मार्केट में नहीं मिली। आइंदा आ जाए मार्केट में तो कोई पता नहीं। तो आपने ये देखना है कि इन्हीं उसूलों के अंदर रहकर आपने काम करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है ऑड वन आउट, यानी वो कहता है कि 4 ऑप्शंस दिए गए, उन 4 ऑप्शंस में से सबसे ऑड क्या है। ऑड का मतलब आपको समझना चाहिए, सबसे पहले 4 चीज़ें हैं, 1 2 3, और चौथी चीज़, अब ये हैं चारों की चारों सिमिलर। देखें, सिमिलर बोल रहा हूँ, सेम नहीं बोल रहा। सिमिलर का मतलब ये है कि ये एक जैसी दिखती हैं लेकिन एक जैसी हैं नहीं। तो इसमें जो एक दूसरों की तरह नहीं है, उसी का सवाल पूछा गया है। हमें यहाँ पे तो देखते ही महसूस हो गया कि ये शक्ल में सेम है, कलर में डिफरेंट है। सेम शेप डिफरेंट कलर, तो हमने इसको जल्दी से चूज़ कर लिया। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है सेंटीमीटर, वो है किलोग्राम, वो है इंच, वो है किलोमीटर। तो इसमें हम कैसे चूज़ करेंगे? तो बेटा उसकी नौइयत देखेंगे, उसकी कैटेगरी देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरीज देखी, यहाँ पे भी हम कैटेगरीज देखेंगे। हम उसकी बेसिक्स देखेंगे कि इनकी बेसिक्स क्या हैं। जैसा कि सिंपल, मैं आप इस क्वेश्चन पे आपका टाइम नहीं लूँगा। सेंटीमीटर किस चीज़ का यूनिट है? शाबाश। किलोग्राम किस चीज़ का यूनिट है? इंच किस चीज़ का यूनिट है? किलोमीटर किस चीज़ का यूनिट है? अगर कोई इसमें से किसी चीज़ का यूनिट नहीं भी है तो आप
इस चीज़ पे गौर करें कि ये किस चीज़ का स्केल है। ठीक है, अब जैसा कि देखते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है आपका वजन मापने का आला, वजन मापने का पैमाना। ऐसा ही है? नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं है। सेंटीमीटर वो चीज़ नहीं है। सेंटीमीटर क्या होती है? सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, एक मिसाल के तौर पे एक सेंटीमीटर है, तो ये किस चीज़ का पैमाना हो गया? मापने का, लेंथ का। इसी तरह किलोग्राम, किलोग्राम भी आपके लेंथ का है जी। कितनी लेंथ हो गई? आप कपड़ा लेने जाते हैं, वहाँ पे आप कहते हैं 1 kg लेंथ का कपड़ा दे दें। ऐसा बोलते हैं कभी? नहीं बोलते। तो ये लेंथ का नहीं है, किस चीज़ का है? मास। सेंटीमीटर किस चीज़ का था? लेंथ। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इंच किस चीज़ का यूनिट है? किस चीज़ का स्केल है? लेंथ। नेक्स्ट किलोमीटर। जी, अक्सर आपके वालिद साहब घर पे लेट पहुंचते हैं या लेट हो जाते हैं, तो उनको आप कॉल करते हैं, आपकी वालदा कॉल करती हैं, आप पूछते हैं कितनी दूर हैं, तो वो आगे से जवाब देते हैं बस 10 मिनट। तो वो गलतुल आम है। 10 मिनट इज़ नॉट अ स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो वो एक्चुअली उनको बताना चाहिए कि अगर वो गाड़ी में हैं तो प्रॉबेबली वो 9 से 10 किलोमीटर दूर हैं। तो लेकिन वो बताते क्या हैं कि 9 से 10 किलोमीटर्स को 9 से 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में, तो वो मैं 9 से 10 मिनट दूर हूँ। तो एक्चुअली ये किस चीज़ का है? लेंथ का है। इसी तरह टाइम का मैंने मेंशन कर दिया, चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम, टाइम इधर आना था। टाइम का यूनिट क्या हो सकता है? मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, एनीथिंग। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है? जो इन सब से सिमिलर भी हो लेकिन हो डिफरेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो। तो एग्जैक्ट इनमें से एक ही बचता है, वो है 1 kg मास। सही ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा? लॉजिकल रीजनिंग की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुश्किल तो नहीं लग रहा? रीड विद योर पेंसिल, इसको नहीं भूलना आपने। रीड विद योर पेंसिल, उसके बाद फोकस ऑन क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है, उसको मॉडिफाई कर लेना है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, उसको देख लिया कि ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन क्या है। अच्छा, मैंने ये 2 तरह से सवाल पूछा, ऑड वन आउट, ये इसका सवाल मुकम्मल है। विच डज नॉट बिलोंग टू अदर्स, ये भी सेम सवाल है। ये मैंने 2 स्टेटमेंट्स एक ही सवाल की क्यों लिखी हैं? वो बेटा इसलिए लिखी हैं कि क्वेश्चन में, पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको वो और भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकते हैं। वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि मिसाल के तौर पे उन्होंने आपको ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, सी भी दे दिया, डी भी दे दिया। अब ये आपके ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया। ये क्वेश्चन चल रहा है और ये क्वेश्चन के अंदर है। अच्छा, अब उसने आपको देने हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में वो आपको देता है ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन में वो आपको दे देता है कि इनकी बात कर रहा है वो, अब ए प्लस बी। बी में क्या देता है कि सी प्लस डी, और सी में क्या देता है? सी ओनली, और डी में क्या देता है? बी ओनली। तो अब आपका आंसर क्या होगा? जो पहले बीटा था वो अब क्या बन गया मेरा बेटा? आपका सही आंसर बन गया डेल्टा। तो इस तरह के सवालात भी आएंगे, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। अब आप मूव करते हैं किस चीज़ की तरफ? इन 6 कैटेगरीज के मज़ीद सवालात की तरफ। इधर आ जाए, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ें, रीड करें इसे। जी, सबने पढ़ लिया? मेरा बेटा शाबाश। उनके लिए शाबाश जिन्होंने इसको पेंसिल से पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। हालांकि ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसको पेंसिल से पढ़ने की ज़रूरत हो, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। हर सवाल को पेंसिल से नहीं पढ़ना। शाबाश मेरा बेटा। कहता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, समझ रहे हैं? ध्यान से पढ़िएगा। बी इज नॉट ब्रदर ऑफ ए। कहता है ए जो है वो बी का भाई है, लेकिन बी जो है वो ए का भाई नहीं है। आगे उसने सिर्फ इतना पूछा हाउ, कैसे मुमकिन है कि ए बी का भाई हो लेकिन बी ए का भाई ना हो? इसमें आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे?
मिसाल के तौर पे आप अहमद हैं, ठीक है, आपका एक भाई है जिसका नाम है अली। आप अपने भाई का नाम इधर इमेजिन कर सकते हैं। अहमद अली का भाई है लेकिन अली अहमद का भाई नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अब उसने ऑप्शंस दे दिए हैं। अब ऑप्शंस में से दो तरीके होते हैं, ये तरीका भी नोट कर लीजिए बेटा। दो तरीके होते हैं ऑप्शन सॉल्व करने का। एक, आप सही वाला ढूंढ लें और सही ऑप्शन ढूंढ लें। दूसरी अप्रोच, दूसरा तरीका जो कि बेहतर तरीका है वो ये कि आप 3 ऑप्शंस को रूल आउट कर दें, 3 गलत ऑप्शंस ढूंढ लें, चौथा ऑप्शन ठीक ही होगा। ठीक है मेरा बेटा? जैसा कि इस केस में हम दूसरी अप्रोच के साथ चलेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें सिर्फ और सिर्फ बचता क्या है? ऑप्शंस। तो हमने ऑप्शंस में से या तो सही वाला ढूंढ लेना है या 3 ऑप्शंस को हमने गलत कर देना है, चौथा हमारा ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा जी, वो कहता है पहले में स्टेटमेंट ही फॉल्स है। बिल्कुल, देखने में यही लग रहा है स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन बेटा यहाँ पे फिर आप गलती कर जाते हो। जल्दी से आपको लगा पहला ऑप्शन ठीक है, आपने टिक कर दिया, दायरा फिल कर दिया, सर्कल फिल कर दिया, कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शन क्लिक कर दिया। नहीं, सारे ऑप्शन, हमेशा सारे ऑप्शन पढ़ने आपने, कभी भी ऐसा नहीं करना। चाहे आपका NMD कैट हो, चाहे आपका कोई और क्वेश्चन आपका टेस्ट हो, आगे जाएंगे आप, बहुत तरह के टेस्ट होंगे। आपने ये कभी नहीं करना कि पहला ऑप्शन देखा, सही लगा, टिक किया, आगे मूव कर गए, कभी नहीं। इधर आ जाएं, स्टेटमेंट इज फॉल्स, लग रहा है कि ठीक है, अपने पास नोट कर लें, अपने दिमाग में नोट कर लें कि ऑप्शन ए ठीक हो सकता है, अल्फा ऑप्शन ठीक हो सकता है, बी ऑप्शन बी देखें, बीटा में वो कहता है कि बी इज डेड। अच्छा, ए जो है वो बी का भाई है लेकिन बी वो ए का भाई नहीं है। क्यों? उसकी वजह उसने बताई कि बी डेड है। तो ऐसा नहीं होता। आपका खुदा न खास्ता अगर कोई मरहूम भाई है या किसी का कोई मरहूम भाई है तो वो जब फोत हो जाता है फिर भी वो भाई ही रहता है, तो ये ऑप्शन सरासर गलत है। तीसरे में वो कहता है ए हैज़ मैरिड टू सी, ए ने किसी और से शादी कर ली है इसलिए बी अब ए का भाई नहीं रहा, ये भी ऑप्शन गलत है। सरासर कोई बंदा भी शादी कर ले तो उसका पहले वाला रिश्ता ख़त्म नहीं होता, किसी और से शादी कर ले। देखें, आपके भाई ने शादी कर ली, अब वो रहेगा तो आपका भाई, ठीक है, या आपने शादी कर ली तो आप अपने भाई के भाई रहोगे कि नहीं, और आपका भाई रहेगा कि नहीं। ये बात लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड ऑप्शन पे आ जाए, बी इज सिस्टर हो। क्या बात कर गया वो यहाँ पे? उसने कहा ए इज ब्रदर ऑफ बी बट बी इज नॉट ब्रदर ऑफ बे। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम इसको ये पुट करके देखते हैं कि बी इज, इस पूरे वर्ड के नीचे हम पुट करते हैं सिस्टर, बी इज सिस्टर ऑफ ए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बन जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन, हालांकि हमें लग रहा था अल्फा है, लेकिन हमारा सही ऑप्शन क्या है? डेल्टा। तो मेरा बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने सॉल्व करने के जो बताए हैं ये आप अपने जहन में रखेंगे। दोबारा से मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि दाखिला के प्लेटफॉर्म पे आपको इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड ज़रूरत के मुताबिक जो जितने भी लेक्चर्स हैं, उनके टेस्ट हैं, उनकी डिस्कशंस हैं, वो मिल जाएंगी। उम्मीद है आपने पहले से ले चुके होंगे। अगर नहीं ली तो आप अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें, साइन अप करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप और आपका नंबर, कॉल, मैसेज, किसी भी तरह से अप्रोच करें। आप इसको लें, आप अपनी MCAT की तैयारी करें और हम आपको देखना चाहते हैं वाइट लैब कोट के अंदर, डॉक्टर के रूप के अंदर। ठीक है मेरा बेटा? अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने फेलोज़ को भी बताएं कि इधर उधर टाइम ज़ाया करने की बजाय घर बैठकर इजीली तैयारी करें, और वो भी इंटरनेट के बगैर। ठीक है? इंटरनेट के बगैर घर बैठ के बेहतरीन MCAT और ECAT की तैयारी करने के लिए अभी दाखिला के प्लेटफॉर्म पे तशरीफ़ लाएं, कॉल करें, मैसेज करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, हमें टच करें, हम आपको आंसर देंगे। इसी तरह के आपके मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अगले नेक्स्ट सेशन में। फ़ी अमानिल्लाह।